हेलो एवरीवन। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टोमेटा पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसके द्वारा पौधे क्या ग्रहण करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं पौधों के पत्तियों पर, इसके द्वारा पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें स्टोमेटा की कि स्टोमेटा क्या होते हैं और इनका काम क्या होता है, तो यहाँ आप पिक्चर में देख पा रहे हैं ये किसी पौधे की एक पत्ती है और इसको जब ऊपर से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलेंगे। इन छिद्रों को आप ऐसे नहीं देख पाएंगे। इस पत्ती को तोड़ करके जब आप माइक्रोस्कोप पे रखेंगे तो ये छिद्र आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे और इन्हीं छिद्रों को जो है वो स्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हीं को जो है वो स्टोमेटा कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो स्टोमेटा होते हैं इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। मतलब कि वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको ये लोग जो है वो पौधे के अंदर ले जाते हैं और जो पौधे के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है उसको ये बाहर लाने का काम करते हैं। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा हैं इनका एक और काम होता है कि ये जो होते हैं वो जल का उत्सर्जन भी करते हैं इस पौधे से। और ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि पौधे का टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए इन्हीं स्टोमेटा से जो है वो जल का वाष्पोत्सर्जन भी करा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और ये जो क्वेश्चन है ये बीपीएससी के द्वारा टीआरई 2 में पूछा गया था। ऐसे ही हर एक क्वेश्चन की टैगलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे टीआरई में वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन कह रहा है कि लीची का खाद्य भाग क्या है, अर्थात लीची के कौन से भाग को खाया जाता है। तो लीची के जिस भाग को खाया जाता है उसको एरिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरिल कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाते होंगे कि आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन से फल का कौन सा भाग खाया जाता है। जैसे कि आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है, आपसे पूछ लेगा कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, आपसे पूछ लेगा कि जो नारियल होता है इसका कौन सा भाग खाया जाता है। तो ऐसे जो है वो आपको कुछ उदाहरण याद रखने होंगे। जैसे कि जो आम होता है इसका फल भित्ति खाया जाता है। क्या खाया जाता है? इसका जो है वो फल भित्ति खाया जाता है। आपसे पूछ लेगा कि सेब का कौन सा भाग खाया जाता है, तो सेब का जो है वो पुष्पासन खाया जाता है। क्या खाया जाता है? सेब का पुष्पासन खाया जाता है। अगर पूछे कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, तो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है, जो नारियल का जो भ्रूणपोष होता है इसको खाया जाता है। ये कुछ उदाहरण हैं जिसको आपको याद रख लेना चाहिए क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में प्रदीप्त कालिता की खोज करने वाले कौन हैं। तो पौधों में जो प्रदीप्त कालिता पाई जाती है इसकी खोज दो लोगों ने मिलकर के किया था, गार्नर और एलार्ड ने। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है गार्नर और एलार्ड ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें प्रदीप्त कालिता की कि ये प्रदीप्त कालिता क्या होती है, तो आपने देखा होगा कि जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं, जितने भी पौधों में फूल खिलते हैं, उन फूलों को खिलने के लिए कुछ प्रकाश की फिक्स मात्रा की आवश्यकता होती है। और यही जो प्रकाश की मात्रा की आवश्यकता होती है किसी भी फूल को खिलने के लिए, उसी को जो है वो उस पौधे की प्रदीप्त कालिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त कालिता कहा जाता है। और इसकी खोज दो लोगों ने मिलकर के की थी, एक गार्नर थे और एक एलार्ड थे। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जल परागित पुष्पों में परागकण कैसे होते हैं। तो जो जल परागित पुष्प होते हैं अर्थात ऐसे पौधे जो कि हमेशा जल में रहते हैं, उनके जो पुष्पों का परागण होता है वो कैसा होता है? तो वो जो है वो सूखा होता है, ड्राई होता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, जल परागित पुष्प कैसे होते हैं? तो ऐसे पुष्प जो कि पूरे जीवन काल तक जल के अंदर ही रहते हैं, समुद्र में ही रहते हैं या नदियों में ही रहते हैं, ऐसे पुष्पों को जो है वो जल परागित कहा जाता है। और जबकि ये पानी के ही अंदर हमेशा रहते हैं तो इनके जो पराग कण हैं वो सूखे कैसे रह जाते हैं? तो इनके पराग कणों का सूखे रह जाने का कारण ये होता है कि इनके ऊपर जो है वो श्लेष्मा की झिल्ली लगी होती है। क्या लगी होती है? तो इनके ऊपर जो है वो श्लेष्मा की झिल्ली लगी होती है। और ये जो श्लेष्मा की झिल्ली होती है
वो पानी को अंदर नहीं जाने देती, जिससे कि ये परागकण जो होते हैं वो हमेशा ही शुष्क रह जाते हैं। अगर इसके उदाहरण की बात करें कि इसके उदाहरण क्या हो सकता है, तो आपने एक नाम सुना होगा हाइड्रिला का। ये जो हाइड्रिला का पौधा होता है, ये जो हाइड्रिला का पौधा होता है, इसके जो परागकण होता है वो हमेशा क्या होते हैं, वो शुष्क होते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश करने का कारक क्या है। अर्थात पौधों की जड़ों से जो जल प्रवेश करता है पौधों के अंदर, इसके पीछे कारण क्या होता है। तो इसके पीछे कारण होता है ऑस्मोटिक दाब। क्या होता है, ऑस्मोटिक दाब होता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें ऑस्मोटिक दाब की कि ये ऑस्मोटिक दाब क्या होता है, तो मान लीजिए कि ये कोई पॉलीथीन है, इसमें आपने कोई भी द्रव्य पदार्थ भर दिया। मान लीजिए कि इसमें आपने पानी भर दिया और आपने क्या किया कि सुई से ये जो पॉलीथीन है इसको आपने छोटे छोटे इसके चारों तरफ छेद कर दिया आपने। तो क्या होगा कि जो पानी है वो धीरे धीरे रिसने लग जाएगा। क्या होगा, धीरे धीरे रिसने लग जाएगा, लेकिन इन छिद्रों से पानी अंदर नहीं आएगा, बल्कि यहाँ से अंदर से बाहर जाएगा पानी। ठीक ऐसे ही जो है, ऐसे जो है पारगम झिल्ली के बीच में होता है कि जो पारगम झिल्ली होती है, यहाँ से पानी जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर जाता है, और इस पानी को अंदर प्रवेश करने के लिए जितने दाब की आवश्यकता होती है उसी को जो है वो ऑस्मोटिक दाब कहा जाता है। और जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली लगी होती है, और इन्हीं झिल्लियों से पानी जो है वो प्रवेश कैसे करता है। तो ये जो पानी प्रवेश करता है उसके पीछे जो है वो ऑस्मोटिक दाब कारण होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, इसके पीछे कारण क्या है। तो इसके पीछे कारण क्या है वो हमें ऑप्शनों में से छांटना है। तो चलिए देखते हैं। तो जो ऑप्शन ए है यह कह रहा है कि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अदरक होता है ये जो है वो फूड स्टोर को जो है अपने तने में स्टोर करता है। इसका जो तना भूमि के अंदर होता है उसी में ले जा करके ये स्टोर करता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। जो ऑप्शन बी है ये कह रहा है कि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अदरक जो है वो तना होता है, इसीलिए इसमें गांठ होते हैं और पर्व होते हैं। अगर ये जड़ होता तो इसमें गांठें नहीं पाई जाती। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये भी बिल्कुल सही होगा। अर्थात ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही हैं, इसीलिए उपयुक्त में से एक से अधिक वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पिक्चर में आप यहाँ पर देख पाएंगे ये अदरक है, और ये तना कैसे है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हर एक जगह आपको गांठ देखने को मिलेगी। यहाँ पर ये गांठ देखने को आपको मिल रही है, और ये गांठ जो है वो तना में ही हो सकता है। ये जड़ में ये गांठें जो है वो जड़ में नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए ये जड़ एक नहीं है। इसको आप याद रखिएगा, यह एक तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि पुष्प का वह हिस्सा जो वास्तव में फल बनता है वो क्या कहलाता है। तो पुष्प का जो कार्पेल होता है जो कि स्त्री केसर का एक भाग होता है, यही वास्तव में फल बनता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर कार्पेल की हम लोग बात करें कि ये जो कार्पेल होता है ये क्या होता है, तो जो कार्पेल होता है वो स्त्री केसर का एक भाग होता है, और यही जो है वो प्रजनन के बाद जब लैंगिक प्रजनन होता है पौधे में, तो उसके बाद यही कार्पेल जो है वो फल का रूप लेता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालयन यू नामक औषधीय पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है। तो जो हिमालयन यू पौधा होता है ये हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है। और अगर हम लोग बात करें कि ये हिमालय के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो हिमालय की जहाँ पर ऊंचाई 2000 से लेकर के 3500 के बीच में होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो है ये हिमालयन यू पौधा पाया जाता है। और ऐसे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो हमारे यहाँ भारत में हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, इसके बाद उत्तराखंड है, लेकिन मध्य प्रदेश नहीं है। इसमें क्या है, मध्य प्रदेश नहीं है। जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन इसमें असम नहीं आता है। इसीलिए जो ऑप्शन ए में दिया है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों सही हैं। इसीलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो हिमालयन यू पौधा होता है ये औषधीय पौधा है किस रोग के लिए, तो ये जो होता है वो कैंसर के लिए। किसके लिए, तो ये जो है वो कैंसर की दवा बनती है इस पौधे से। इसको आप ध्यान रखिएगा।
ये जो हिमालयन यू पौधा होता है इससे निकलता है टेक्साल। क्या निकलता है? इससे जो है वो टेक्साल निकलता है और इसी टेक्साल से जो है वो कैंसर की दवा बनती है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति क्या कहलाती है? तो आहार नली की जो विस्तार और संकुचन की गति होती है इसको जो है वो क्रमानुकंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रमानुकंचन कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें क्रमानुकंचन की, क्रमानुकंचन क्या होता है, तो जैसे आप किराना स्टोर पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो चिप्स के पैकेट बिकते हैं वहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से टंगे होते हैं और हर एक पैकेट जो है वो अलग अलग होता है, लेकिन ये बीच में से ऐसे ऐसे जुड़े होते हैं। जितने आपको पैकेट चाहिए होते हैं आप वहाँ से फाड़ करके ले आते हैं। इसकी खास बात क्या होती है कि एक पैकेट से चिप्स जो है वो दूसरे पैकेट में नहीं जा सकता है। ये पूरा जो है वो पूरी तरीके से पैक होता है, भले ही वो आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे आहार नाल के भी साथ में होता है। जो हमारा आहार नाल होता है वो ऐसे ही काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक घूंट पानी पिया, तो वो पानी जब यहाँ पर आएगा आहार नाल में, तो फिर ये क्या होगा कि जो आहार नाल है वो यहाँ से चिपक जाएगी। क्या होगी? चिपक जाएगी और यहाँ पर जो है वो एक घूंट का ये यहाँ पर पैकेट बन जाएगा। उसके बाद फिर जब आप दूसरा घूंट पिएंगे तो यहाँ पर आएगा दूसरा घूंट और उसके बाद ये जो आहार नाल है ये फिर से पिचक जाएगी, फिर से पिचक जाएगी और ये जो है फिर ये दूसरा पैकेट बनाएगी। ऐसे ही करके ये पूरा पैकेट बना बना करके उसके बाद ये खाना जो होता है या पीना पानी जो होता है वो पेट के अंदर जाता है। अच्छा, एक बात आप कभी ध्यान दीजिएगा कि जब आप कभी होम्योपैथ के डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या करता है कि कई सारे पैकेट्स दे देता है, कई सारी डिबिया दे देता है आपको, उसमें भर करके दवाइयाँ, और कहता है कि एक बार इसको पीजिए, फिर इसको पीजिए, फिर इसको पीजिए, और ये जो है वो तुरंत के तुरंत पीनी होती हैं दवाइयाँ। तो अगर जब तुरंत ही पीनी है तो ये अलग अलग दवाइयाँ क्यों देता है डॉक्टर? तो ये डॉक्टर का देने का यही कारण है कि ये दवाइयाँ तुरंत भी अगर आप पिएंगे तो ये दवाइयाँ अलग अलग ही रहेंगी, क्योंकि आपने अगर इस वाली बोतल को अगर पिया तो ये एक घूंट बना और ये जो है वो जा कर के पैक हो जाएगा। फिर जैसे आप दूसरी पैकेट की दवाई पिएंगे तो वो जो है वो दूसरी जा कर के पैकेट बनेगा। इसका इससे कोई संबंध नहीं हुआ। ये दवाई जो है वो इसमें जा कर के कभी नहीं मिलने वाली है, वो जा कर के सीधे पेट में ही मिलेंगे। इसीलिए ये जो है वो दवाइयाँ अलग अलग दी जाती हैं और तुरंत तुरंत खाने पर भी ये जो है वो दवाइयाँ मिक्स नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंडोलिम्फ नामक तरल पदार्थ किसमें होते हैं? तो जो एंडोलिम्फ होते हैं वो हमारे कानों में पाए जाते हैं, जो कानों के आंतरिक भाग होते हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें एंडोलिम्फ की कि ये जो एंडोलिम्फ होते हैं इनका काम क्या होता है, तो जो एंडोलिम्फ होते हैं वो हमारे कान के जो आंतरिक भाग होते हैं उसमें पाए जाते हैं और इनका काम होता है कि जो बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, जो वेव्स आ रही हैं, इन्हीं को जो है वो ये कन्वर्ट करता है न्यूरॉन्स में। किस में? ये जो है वो न्यूरॉन्स में कन्वर्ट करता है, अर्थात जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको एक्टिव करता है इन वेव तरंगों से लेकर के, जिसके माध्यम से जो है वो हमें बाहर की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। और यही जब एंडोलिम्फ जब सूख जाता है तो इसी के कारण जो है वो बहरापन का आदमी शिकार हो जाता है, आदमी को सुनाई नहीं देता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो एंडोलिम्फ होता है इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसमें जो है वो पोटेशियम पाया जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें पोटेशियम आयन की मात्रा होती है और यही पोटेशियम आयन जो है वो इन वेव के जो तरंगे आती हैं इनको जो है वो न्यूट्रॉन्स को एक्टिव करने में सक्रिय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ग्लूकोज को एथिल एल्कोहल में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम है वो है जाइमेज एंजाइम। कौन सा है? जाइमेज एंजाइम है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ग्लूकोज से एथिल एल्कोहल बनता कैसे है? तो जो जितने भी पदार्थों में ग्लूकोज पाया जाता है, जैसे कि शुगर है, जैसे कि चीनी है, जैसे कि अंगूर है, जैसे कि गेहूँ है, इन सब चीज़ों को सड़ा करके इसमें किण्वन किया जाता है और यही जब किण्वन होता है तो इसी के माध्यम से जो है वो एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त पट्टिकाणु मदद करते हैं किसमें? तो जो रक्त में पट्टिकाणु होते हैं जिन्हें कि अंग्रेजी में प्लेटलेट्स कहा जाता है, इन प्लेटलेट्सों का काम क्या होता है? तो इनका काम होता है रक्त का अस्कंदन कराना, मतलब कि ब्लड की क्लोटिंग कराना इनका काम होता है। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ग्रंथि दोनों अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी रूप से कार्य करती है। तो हमारे शरीर में जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो पेनक्रिया होती है, ये जो है वो मिक्स ग्लैंड होती है और ये दोनों काम करती है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी का। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें ग्रंथि की कि ग्रंथि क्या होती है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि हमारे शरीर में एंजाइम्स बनते रहते हैं और ये जो एंजाइम्स बनाने का जो अंग काम करता है एंजाइम्स बनाने का, उसी अंग को जो है वो ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसी को जो है वो ग्रंथि कहा जाता है। और ये ग्रंथियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक ऐसी ग्रंथि होती है जो कि एंजाइम्स बनाती है और खुद ही इसका यूज़ कर लेती है। ऐसी ग्रंथि को जो है वो ऐसी ग्रंथि को जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। और कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो कि एंजाइम्स बनाती हैं और उसको खुद यूज़ नहीं करती बल्कि उसको सीक्रेट कर देती हैं। उसको जो है शरीर के किसी दूसरे अंग के द्वारा उसको यूज़ किया जाता है। और ऐसी जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको जो है वो बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाह्य ग्रंथि कहा जाता है। और कुछ ग्रंथियाँ ऐसी होती हैं जो कि कुछ एंजाइम्स का अपने आप यूज़ करती हैं और कुछ एंजाइम्स को जो है वो बाहर छोड़ देती हैं। और ऐसी जो ग्रंथि होती हैं उनको जो है वो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको जो है वो मिक्स ग्लैंड कहा जाता है। उसको जो है वो मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और उसी तरीके की मिश्रित ग्रंथि ये अग्नाशय है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एरोबिक श्वसन के दौरान कितने पदों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्पादन होता है। तो एरोबिक श्वसन में जो 3 स्टेप होते हैं उन सारे तीनों के तीनों स्टेपों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन होता है। इसीलिए जो ऑप्शन सी में 3 दिया है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें एरोबिक श्वसन क्या होता है, तो एरोबिक श्वसन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सेल्स होता है वो अपनी एनर्जी कैसे प्राप्त करता है, तो वो प्राप्त करता है ग्लूकोज से। और जो ग्लूकोज होते हैं, जो ग्लूकोज होता है इसको जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है और इसके जलने से जो है वो एटीपी का निर्माण होता है। और इसके अलावा क्या निर्माण होता है? तो इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को जो है वो एरोबिक श्वसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एरोबिक श्वसन कहा जाता है। और ये जो प्रक्रिया है ये 3 स्टेप पर गुजरती है और तीनों स्टेप पर जो है वो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगर बात करें कि ये 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रख लेना चाहिए कि इसमें जो पहला स्टेप होता है वो होता है ग्लाइकोलाइसिस का। उसके बाद जो दूसरा होता है वो क्रेब्स चक्र होता है। जो तीसरा होता है वो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला होती है। इन तीनों में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव गुर्दे में निस्पंदन इकाइयों को क्या कहा जाता है। तो मानव गुर्दे में जो इकाइयाँ होती हैं जो कि निस्पंदन का काम करती हैं उनको जो है वो नेफ्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अगर आपसे पूछ ले कि जो मस्तिष्क होता है उसकी जो मूलभूत इकाई होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको न्यूरॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन बी में प्रोटॉन दिया है ये जो है वो बायोलॉजी से इसका संबंध नहीं है, इसका संबंध जो है वो फिजिक्स से होता है कि जो परमाणु होता है उसका जो केंद्रक होता है इसमें ये न्यूट्रॉन पाया जाता है। और जो न्यूट्रॉन होता है इस पर ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि टैकियाकार्डिया में हृदय की गति क्या होती है। तो जो टैकियाकार्डिया रोग है इसमें हृदय की गति जो है वो सामान्य से तेज हो जाती है। क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। इसलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, ये जो टैकियाकार्डिया रोग है इसका और क्या प्रभाव पड़ता है, तो टैकियाकार्डिया रोग से जो है वो भूख ज़्यादा लगने लगती है। क्या होता है? तो इससे जो है वो भूख ज़्यादा लगने लगती है, लेकिन पाचन सही से नहीं हो पाता, इसकी वजह से वज़न भी कम होने लगता है। क्या होता है? तो इससे जो है वो वज़न भी कम होने लगता है और जो मांसपेशियाँ होती हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टियल्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है। तो लैक्टियल्स की अगर हम लोग बात करें तो जो लैक्टियल्स होता है इसका काम होता है शरीर में वसा को अवशोषित करना। इसीलिए जो ऑप्शन सी है ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है दूध उत्पादन से, तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता होगा कि जो दूध होता है उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है
और यहाँ पर जैसे ही आपको लैक्टिक दिखेगा वैसे ही यहाँ पर आप दूध उत्पादन से इसका संबंध जोड़ करके और ऑप्शन ए सही कर देंगे। तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि दूध में जो अम्ल पाया जाता है वो लैक्टिक अम्ल होता है, जबकि जो लैक्टियल्स होता है वो हमारे शरीर में पाया जाता है और ये काम क्या करता है, ये जो है वो वसा का अवशोषण करता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि उभयचर सांस लेने के लिए किसको उपयोग में लाते हैं, कौन से अंगों को उपयोग में लाते हैं उभयचर सांस लेने के लिए। तो जो उभयचर होते हैं वो सांस लेने के लिए फेफड़े का भी उपयोग करते हैं, त्वचा का भी उपयोग करते हैं और गिल्स का भी उपयोग करते हैं। इसीलिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही होगा। इसीलिए एक से अधिक वाला जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें उभयचर की कि उभयचर क्या होते हैं, तो ऐसे जीव जो कि जल में भी रहते हैं और जो कि स्थल पर भी रहते हैं, ऐसे जीव को जो है वो उभयचर कहा जाता है। जैसे कि मेढक, जो मेढक है वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। जब मेढक पानी में रहता है तो वो गिल से सांस लेता है, अपने गलफड़े से सांस लेता है, लेकिन जब वो स्थल पर रहता है तो वो जो है वो फेफड़े से सांस लेता है। इसी तरीके से बहुत सारे उभयचर हमारे प्रकृति में पाए जाते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लार का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो जो लार होता है हमारे मुख से निकलता है, इसका प्रमुख कार्य होता है कि जो हम लोगों ने स्टार्च खाया है इसको ये माल्टोज में कन्वर्ट कर दे, रूपांतरित कर दे। इसीलिए जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल सही होगा। अच्छा, हम लोग बात करें स्टार्च की और माल्टोज की कि ये क्या होते हैं। तो जो स्टार्च होता है वो पौधों का स्टोर फूड होता है। जैसे कि आलू आप जो देख रहे हैं, जो आलू है आपके घर में वो क्या है, तो वो एक आलू के पौधे का स्टोर फूड है और इसमें स्टार्च होता है। और जब हम आलू को खाते हैं हम लोग, तो जब हमारे मुख में जाता है तो हमारे मुख में जो 3 जोड़ी जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, इनसे लार निकलता है। और जब लार निकलता है तो इसमें जो है वो एमाइलेज एंजाइम होता है और यही एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। क्या करता है, माल्टोज में बदल देता है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं बदल पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ 90% को ही बदल पाता है। बाकी के जो 10% होते हैं ये जब छोटी आंत में जाते हैं, तब यहाँ पर इनका जो है वो पाचन होता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो मानव की आँख में किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर, रेटिना पर बनता है। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। अगर हम लोग बात करें मानव आँख की, तो मानव आँख की कुछ संरचना जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेंस लगा होता है और यहाँ पर ये जो पीछे वाला एरिया होता है इसी को जो है वो रेटिना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। और इस लेंस से होकर के जब प्रकाश हमारी आँख में घुसता है तो यहाँ से जो है वो रेटिना पर जाता है और यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण करता है, जिससे कि वस्तुएं हमें दिखने लग जाती हैं। इसलिए जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।